बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कंसीडर 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर सेंटर्ड एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 2 है और दूसरे का 4 है। तो एक सर्कल थोड़ा छोटा ड्रॉ कर लेंगे और इसके रेडियस को कह लें कि सपोज ये है R1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, और एक सर्कल थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, इसके रेडियस को कह लें R2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और जब भी रिस्पेक्टिवली का लफ्ज़ आ रहा हो तो इसका क्या मतलब है कि 2 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है ना, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो है P, सेंटर्ड एट P है ना। तो छोटे वाले सर्कल का ये वाला पॉइंट है P और बड़े वाले सर्कल का ये वाला पॉइंट है Q। ए बी एंड सी डी आर देयर आर्क्स। इसकी आर्क ड्रॉ कर लें, ये वाली इसको कह लें ए और बी, ये इसकी ए बी आर्क है, और इसकी आर्क इस तरह से ड्रॉ कर लें सी डी, ये इसकी सी डी आर्क है। सच दैट एंगल ए पी बी, ये कौन सा एंगल है? ए पी बी, यानी ये वाला एंगल सेंटर के ऊपर, ये सेंट्रल एंगल है, इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी, सी क्यू और ये पॉइंट डी है, तो ये वाला सेंट्रल एंगल। ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू भी थीटा होगी, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ है ना। आर्क ए बी एंड सी डी कॉन्ग्रुएंट, हमने बताना है कि क्या ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये दोनों सेम हैं या नहीं। अच्छा, थ्योरम नंबर 9.9 आपने पढ़ा, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स। यहाँ तो कॉर्ड्स की बात है ना, लेकिन ये थ्योरम्स आर्क के लिए भी ट्रू हैं। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 आर्क्स कह लें कि अगर एक ही सर्कल है और इसके अंदर 2 कॉर्ड्स कह रहे हैं ना, यानी ये वाला डिस्टेंस, आप इसको आर्क भी ले सकते हैं। अगर इसका सेंटर के ऊपर ये जो एंगल है ना, एट दी सेंटर, अगर ये वाला एंगल इक्वल है, अब 2 कॉर्ड्स की बात है तो हम यहाँ भी 2 कॉर्ड्स बना लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो उन्होंने कहा इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो कॉर्ड्स यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये भी इक्वल होगा, और इन अदर वर्ड्स ये जो आर्क्स है ना, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। अच्छा, एक और चीज़, ये ब्रैकेट में क्या कह रहे हैं इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी कि अगर एक सर्कल के ऊपर 2 कॉर्ड्स नहीं है ना, अगर अलग अलग सर्कल्स हैं तो उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इस केस में अगर सर्कल्स अलग है ना तो फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होने चाहिए, यानी जो इनका रेडियस है ना ये सेम होना चाहिए। अगर इसका रेडियस कुछ भी गिवन है, सपोज 3 है, तो इस सर्कल का रेडियस भी 3 होगा। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल एट द सर्कल, यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो एंगल बन रहा है, अगर ये एंगल और ये एंगल सेंटर के ऊपर ये वाला एंगल अगर ये इक्वल हैं देन दी कॉर्ड्स आर इक्वल, तो यहाँ भी इस केस में ये कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड ये इक्वल होगी। इन अदर वर्ड्स ये जो आर्क है ये भी और ये भी ये इक्वल होगी। लेकिन इस केस में अगर सर्कल्स अलग हैं तो क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होना चाहिए, यानी उनका रेडियस सेम होना चाहिए। इस केस में देखिए रेडियस सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट if they have same radius and same central angle. In this case the radii of the circles are different. रेडियाई दोनों के डिफरेंट है ना। आगे ब्रैकेट में लिख लें कि R1 इक्वल है 2 सेंटीमीटर के और R2 इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। इवन दो के सेंट्रल एंगल्स जो हैं ये दोनों के इक्वल हैं, यहाँ भी लिख लें कि एंगल ए पी बी ये गिवन है ना कि ये इक्वल है एंगल सी क्यू डी के, लेकिन चूंकि इनके रेडियस जो हैं ये डिफरेंट हैं तो हम लिखेंगे देयरफॉर आर्क ए बी एंड सी डी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड पार्ट इज़ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लेंथ्स ऑफ आर्क ए बी एंड सी डी। अच्छा, क्लास 9 में ना आर्क लेंथ फाइंड करने का आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू आर थीटा। आर क्या होता है? रेडियस, और थीटा होता है जो सेंट्रल एंगल होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल हो जाएगा आर थीटा ना, आर क्या है इसका 2, तो 2 थीटा। इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क सी डी ये इक्वल हो जाएगा, आर है ना, आर इज़ रेडियस विच इज़ 4, तो 4 थीटा। अब जब भी हमने लेंथ्स को कंपेयर करना होता है ना तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क सी डी
इक्वल्स टू 2 थीटा ओवर 4 थीटा, थीटा थीटा से कट गया इक्वल्स टू 1 ओवर 2। यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि जो दोनों की जो लेंथ है ना, दोनों की आर्क की लेंथ ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि एंगल तो यहाँ कट गया, बाकी क्या रह गया, रेडियस। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 1 इंटू लेंथ ऑफ आर्क सी डी, यानी कि लेंथ ऑफ सी डी आर्क ही आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी डी आर्क लेंथ इक्वल है 2 इंटू ए बी आर्क लेंथ के। इसका क्या मतलब हुआ कि जूं जूं इसका रेडियस बढ़ता जाएगा उसी तरह ये जो है ना आर्क लेंथ ये भी ज़्यादा होती जाएगी और दोनों की जो लेंथ्स हैं ये बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो दोनों की आर्क लेंथ है ना वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ए बी आर्क एंड सी डी आर्क लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to each other. थर्ड पार्ट इज शो दैट ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू डी। अब हमें चूंकि ट्राइंगल चाहिए तो हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि ये एक कॉर्ड बन जाए ए बी। इसी तरह से यहाँ भी कॉर्ड सी डी ड्रॉ कर देंगे। अब हमने ये बताना है कि ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू डी। अच्छा, क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट, एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। उसको भी देखें कि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, ये डिस्टेंस भी रेडियस है। तो मीन्स कि जब दो साइड्स इस ट्राइंगल की इक्वल है ना तो इट मीन्स कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये जो बेस एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल को भी अगर आप देखें तो इसमें भी यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है विच इज़ 4 और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 4। मीन्स कि ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ये जो बेस एंगल्स है ना ये इसके भी इक्वल होंगे। तो एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट क्या होता है, इफ़ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल एंड 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल आर सेम देन दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एक तरीका तो आप ये भी कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि आप SAS क्राइटेरिया लगा सकते हैं, यानी दो साइड्स और एक एंगल इक्वल कर सकते हैं। अब एक एंगल ये वाला और ये तो इक्वल हैं, ये ऑलरेडी गिवन है, और साइड कौन सी है, AP। इसकी रेशो लेके देख लें, AP ओवर CQ, ये करस्पॉन्डिंग साइड है ना, इक्वल्स टू ये लेंथ कितनी है 2, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 2 ओवर CQ क्या है, ये रेडियस है विच इज़ 4 विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2। इसी तरह से ये वाली साइड अगर देखें BP, इसकी रेशो लेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है DQ। BP की वैल्यू है 2 क्योंकि ये रेडियस है, और DQ की वैल्यू है 4, ये भी रेडियस है विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2। और एंगल कौन सा इक्वल है, ये वाला और ये वाला, विच इज़ गिवन है कि एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD। ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है सिंस वन एंगल इज इक्वल एंड दी साइड्स इंक्लूडिंग दैट एंगल। और जो दो साइड्स हैं जिनके अंदर ये एंगल आ रहा है आर प्रोपोर्शनल। ये साइड्स प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि इनकी जो रेशो है ये दोनों की इक्वल आ रही है, तो इट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और इसको हम क्या कहते हैं, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है ना, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। Question number 5 is O is the center of two concentric circles of radii 3 cm and 6 cm। O जो है ये दो सर्कल्स का सेंटर है और एक का रेडियस, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 और बड़े वाले का गिवन है 6 cm। OA एंड OB आर द रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल। OA और OB ये बड़े वाले सर्कल के रेडियाई हैं एंड दे मीट स्मॉलर सर्कल एट C एंड D रिस्पेक्टिवली। और ये छोटे वाले सर्कल को पॉइंट C और D पे मीट कर रहे हैं। RAB एंड CD पैरेलल। हमने बताना है कि क्या ये वाली दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं या नहीं। तो उसके लिए हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे AOB और हमारी क्या कोशिश होगी कि इस ट्राइंगल को हम सिमिलर कर दें ट्राइंगल C और D के। अगर तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी ना तो वहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल A इक्वल आ जाएगा एंगल DCO के, यानी इस एंगल के, और इसी तरह से ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा इस एंगल के। जब भी ये सेम आ जाएंगे तो इट मीन्स कि दोनों लाइंस जो है ना ये पैरेलल हैं। जाहिर बात है, देखने से ही पता चल रहा है कि अगर एक लाइन ऐसी है, सपोज इस तरह से, ऐसे ये फिगर है ना, सपोज एक लाइन CD इस तरह की है और सपोज AB इस तरह की लाइन है, तो यहाँ से देखें क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये इक्वल कब होगा, जब लाइंस पैरेलल होंगी। और यहाँ भी देखें ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल नहीं है। इक्वल कब होगा, जब लाइंस पैरेलल होंगी। तो हमारी सारी कोशिश क्या है कि हमने ये प्रूव करना है कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ना ये आपस में सिमिलर हैं। अब अगर तो आप इस वाले एंगल को देखें तो एंगल AOB क्या ये इक्वल है एंगल C और D के, तो जी हाँ ये इक्वल है क्योंकि ये दोनों का कॉमन एंगल है। इसके बाद हम करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो चेक कर लेते हैं। अब इस वाली ट्राइंगल को देखें AOB, इसकी साइड कौन सी है OA,
डिवाइडेड बाय COD। इस वाली ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? OC। इसकी रेशो देख लेते हैं। अब OA बड़े वाले सर्कल का रेडियस है विच इज़ 6, तो 6 ओवर OC छोटे वाले सर्कल का रेडियस है विच इज़ 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आ गया 2। इसी तरह से दूसरी वाली साइड देख लेते हैं, OB ओवर OD। OB बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 6 और OD छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू 2। देखें करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ना हर एक सेम आनी चाहिए। मीन्स के ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। इट मीन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स ये वाला एंगल BAO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCO। और इसी तरह से दूसरा कौन सा एंगल है? एंगल ABO। अब ये वाला एंगल है ना, एंगल ABO, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल CDO के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि लाइन्स AB इज पैरेलल टू लाइन CD। इसका सेकंड पार्ट है, इफ़ AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर देन फाइंड CD। अब हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि रिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है। ये हम इसके फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं ना कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। इट मीन्स कि अब AB की रिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? CD। आपकी मर्जी है, चाहे आप AB को ऊपर रख लें या CD को। अगर तो CD के ऊपर रख रहे हैं ना तो फिर इस ट्राइंगल की साइड्स को आपको ऊपर ही रखना पड़ेगा। CD ओवर AB इक्वल्स टू, अब छोटे वाली ट्राइंगल की कोई भी साइड ऊपर लेनी है। आप OD भी ले सकते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बड़ी वाली ट्राइंगल में कौन सी है? OB। या आप OC भी ले सकते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बड़ी वाली ट्राइंगल में कौन सी है? OA। तो OC ओवर OA ले लें या OD ओवर OB ले लें। जाहिर बात है दोनों तो रेडियस ही है ना, तो दोनों की वैल्यूज़ तो सेम ही होंगी। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। CD हमने फाइंड करना है ओवर AB ये लेंथ गिवन है 8 इक्वल्स टू OC क्या है? छोटे वाले सर्कल का रेडियस विच इज़ 3 और OA क्या है? बड़े वाले सर्कल का रेडियस विच इज 6। ये आ गया इक्वल्स टू 1 और 2। अब इस 8 को भी इस साइड पे ले आए, इक्वल्स टू 8 ओवर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। मीन्स के CD कितना आ गया? 4 और साथ में यूनिट आएगी सेंटीमीटर्स की। तो ये हमने इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर फाइंड कर ली। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। हमने AB और CD इन लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट को कह लें कि सपोज ये है E और इस वाले पॉइंट को कह लें कि ये सपोज है F। अब ये आपको क्लियर तो नहीं हो रहा? तो ये E है और ये F है। अब हमें पता है कि OF ये किसके इक्वल है? OE प्लस EF के। और हमने चूंकि दोनों लाइंस के बीच वाला डिस्टेंस फाइंड करना है ना, यानी EF हमने फाइंड करना है। तो EF इक्वल आ जाएगा OF और ये OE इस साइड पे जाएगा माइनस OE। तो बेसिकली हमने सबसे पहले OF फाइंड करना है, फिर हमने OE फाइंड करना है। यहाँ हम पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों लाइंस के बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस। अब देखें, सिंस ये जो लाइन है ना OE ये परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, सिंस OE इज परपेंडिकुलर ऑन CD, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि E बाइसेक्ट CD, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये इक्वल आ जाएगा, यानी CE और ED ये दोनों कितने आ जाएंगे? टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 था ना, तो 4/2, यानी ये डिस्टेंस भी 2 आ गया और ये डिस्टेंस भी 2 आ गया, इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब इन राइट ट्राइंगल, क्योंकि देखें ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ना, यही है ना, हमने यही लेट किया है, तो परपेंडिकुलर लाइन है, मीन्स कि ये वाला एंगल ना 90 डिग्री का है। तो इन राइट ट्राइंगल OED, और हमने बेसिकली यहाँ कौन सी लेंथ OE फाइंड करनी है। और देखें ये जो है ना, ये इस सर्कल का रेडियस है विच इज़ 3 और ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज भी है, तो OD स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा OE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर के। OD ये लेंथ कितनी है? ये रेडियस है ना 3, तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू OE हमने फाइंड करना है और ED हम फाइंड कर चुके हैं विच इज़ 2, तो 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 9 और ये इस साइड पे आएगा -4 इक्वल्स टू OE स्क्वायर। तो OE की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू √5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से अब हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल OFB। वैसे भी देखें कि यहाँ भी हम लेट कर लेंगे कि OF जो है ना ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो यूजिंग फार्मूला 3 वो क्या है कि F बाइसेक्ट्स AB, क्योंकि OF परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, मींस के F बाइसेक्ट कर रहा है AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ना AF ये इक्वल आ गया FB के, विच इज़ इक्वल्स टू दिस होल डिस्टेंस AB डिवाइडेड बाई 2। तो AB कितना है? 8/2, इसका आंसर आ गया इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी 4 है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी 4 है। अब चाहे तो आप ये वाली ट्राइंगल ले लें या ये वाली ट्राइंगल ले लें। तो इन राइट ट्राइंगल
OFB। हमने यहाँ से बेसिकली OF की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन राइट ट्रायंगल OFB, इस एंगल के ऑपोजिट ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, तो OB स्क्वायर इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। OB, चूँकि ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है विच इज़ 6, तो 6 स्क्वायर इक्वल्स टू OF हमने फाइंड करना है, और FB हम फाइंड कर चुके हैं विच इज़ 4, तो 4 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 और 4 स्क्वायर 16, इसको इस साइड पे ले आए तो -16 इक्वल्स टू OF स्क्वायर। यह आ गया 20 OF स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ना 4 × 5 करके। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4 जो है ये जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, 2√5 इक्वल्स टू यहाँ आ गया OF, और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। अब ये और ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें। OF की वैल्यू है 2√5 और OE की वैल्यू है √5, तो इसका आंसर आ गया √5 सेंटीमीटर, या अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहें तो 2.24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास EF यानी कि जो डिस्टेंस है ना बिटवीन टू लाइन्स AB और CD ये आ गया। सो यही हमने प्रूव करना था। दिस इज़ आवर आंसर। Question number 6 is the length of an arc of a circle is 4 centimeter and its central angle is of measure 60 degree। एक सर्कल है और इसके अंदर एक आर्क मार्क कर लेते हैं। सपोज इस वाले पॉइंट को A कह लेते हैं, इसको B कह लेते हैं। तो ये जो आर्क A भी है ना, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ गिवन है इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। एंड इट्स सेंट्रल एंगल सेंटर के ऊपर होता है। सपोज ये सर्कल का सेंटर है विच इज़ O, तो इस तरह से ये जो एंगल बना रही होती है ना आर्क, ये वाला एंगल ये गिवन है 60 डिग्री। फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क हुज लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर। अभी इसी सर्कल के ऊपर ना एक और आर्क लेनी है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। सपोज चूँकि ये आर्क बड़ी है, इसको कह लें C, इसको कह लें D, तो CD इस आर्क की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, और हमने इस आर्क का ना सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, यानी सेंटर के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ना इसको हमने फाइंड करना है। अब चूँकि ये वाली आर्क लेंथ अलग है और ये वाली जो आर्क लेंथ है ये डिफरेंट है, तो इसको कह लें L1 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और इस आर्क लेंथ को कह लें L2 विच इज़ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और थीटा भी सारी बात है दोनों का डिफरेंट ही होगा, तो इस वाले एंगल को कह लें θ1 और इस वाले एंगल को कह लें θ2। तो बेसिकली ना हमने θ2 फाइंड करना है। अब अगर आप इस वाली आर्क को देखें तो हमें पता है कि लेंथ इक्वल होता है, आर्क लेंथ इक्वल होता है r थीटा, ये इसका फार्मूला है ना। चूँकि लेंथ ऑफ आर्क भी डिफरेंट है और रेडियस जो है ना वो सेम होगा ना, चूँकि एक ही सर्कल है तो रेडियस तो हर टाइम सेम होगा, तो आर को आर ही रहने दें, और थीटा जो है ये 60 डिग्री है। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना इसमें थीटा जो है ये रेडियंस में ही इसकी वैल्यू पुट करनी होती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ जो थीटा है ना ये डिग्रीज में है, तो सबसे पहले इस डिग्री को ना हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। 0 0 से कट जाएगा, 6 1 6 6 3 18, तो π/3 इक्वल्स टू थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह पे रेडियंस में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और L1 इक्वल है 4 के, तो 4 इक्वल्स टू r इंटू π/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, और पाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू r। ये हमारे पास आ गया रेडियस। अब अगर हम दूसरे वाली आर्क लेंथ को देखें तो L2 इक्वल्स टू, अब रेडियस तो इस केस में भी वही होगा ना, क्योंकि सर्कल है, रेडियस तो हर हाल में सेम ही होगा, तो r इंटू θ2। अब r की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, और हमारे पास आर्क लेंथ भी गिवन है 8, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। r की जगह पे 12/π इंटू θ2। हमने बेसिकली तो θ2 ही फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8π/12 इक्वल्स टू θ2। सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 8, 4 3 12, तो θ2 की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 2π/3। लेकिन देखें ये जो वैल्यूज़ है ना ये अब रेडियन में है, लेकिन इस एंगल को अब हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये वाला एंगल भी डिग्री में था, अब इसको भी डिग्री में करेंगे। आप चाहे तो कैलकुलेटर पे ही कर लें, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इस रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से। ये इससे कट किया, 3 1 3, 6 18, 6 0 0, और 2 इंटू 60 इज़ 120 डिग्री। तो ये हमारे पास θ2 की वैल्यू आ गई। यही हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना था ना, ये वाला इस आर्क CD का। एक तरीका तो ये है और एक तरीका और भी है। अगर हम इस वाली आर्क को देखें ना, अगर हम इसकी रेशो लें CD आर्क से, तो ये इक्वल होता है ना L1 इसको हमने किया है, और नीचे वाली आर्क को हमने किया है L2, तो ये इक्वल है r θ1, और नीचे वाली इक्वल है r θ2 के। देखें रेडियस तो दोनों सूरतों में सेम है ना, तो रेडियस कट जाएगा, यानी कि आर्क लेंथ AB ओवर आर्क लेंथ CD ये प्रोपोर्शनल है एंगल के।
और दूसरे अल्फाज में देखें आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं एक चीज़ कि वहाँ क्या था कि एक सर्कल है और उसका रेडियस जो है ना वो छोटा गिवन था, इसका जो सेंटर था वो P था, और एक और सर्कल था जिसका रेडियस थोड़ा बड़ा था और इसके सेंटर को उन्होंने कहा हुआ था कि ये है Q, और इसका जो रेडियस था ना वो 4 था। इसके ऊपर एक आर्क थी AB और इसके ऊपर एक आर्क थी CD, और उन्होंने क्या कहा हुआ था कि दोनों आर्क्स जो सेंट्रल एंगल बना रही है ना, ये गिवन था कि ये सेम है। अब देखें ये θ1 और ये भी θ1, इसको θ2 कह लें, ये दोनों सेम है तो दोनों एक ही वैल्यू है ना। अब देखें अगर AB आर्क ओवर CD आर्क, जब इसकी हमने लेंथ ली थी ना तो ये है L1 ओवर L2। अब देखें दोनों सूरतों में रेडियस चूँकि सेम नहीं था तो इसके रेडियस को कह लें R1 और नीचे वाले के रेडियस को कह लें R2, और साथ में एंगल जो है ना ये सेम था दोनों का, आर थीटा होता है ना, आर्क लेंथ इक्वल्स टू आर थीटा, तो एल की जगह पे बेसिकली तो हमने आर थीटा लगाना है, लेकिन इस सूरत में आर जो है वो डिफरेंट है 2 है, और इस सूरत में रेडियस जो है वो 4 है, इसलिए मैंने यहाँ R1 लिखा है और यहाँ R2 लिखा है। और उस क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये जो एंगल है ना ये इक्वल है इस एंगल के, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, तो θ1 और θ2 की जगह पे ना थीटा ही रहने दें। तो उस केस में थीटा और थीटा कट गया और R1 है 2 और R2 है 4, यानी 2 और 4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि आर्क लेंथ की अगर हम रेशियो लेते हैं ना, अगर तो रेडियस इक्वल है, इस केस में देखें दोनों सूरतों में रेडियस सेम है, तो उस केस में ये जो आर्क लेंथ की रेशियो है ये एंगल्स की रेशियो के प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन अगर एंगल सेम होंगे तो उस केस में आर्क लेंथ की जो रेशियो है ना वो रेडियस की रेशियो के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ आप डायरेक्ट ही वैल्यूज लगा सकते हैं, ए बी आर्क लेंथ इक्वल है 4 और सी डी आर्क लेंथ गिवन है 8 ओवर θ1 गिवन है 60 और θ2 हमने फाइंड करने हैं। अब इस केस में ना आपको इस डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करें, सिंपल यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4θ2 इक्वल्स टू 8 इंटू 60। अब अगले स्टेप में 4 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 8 इंटू 60 ओवर 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 इंटू 60 इज़ 120। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो बहरहाल ये तरीका आसान है और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हुआ। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।